ये कड़वी सच्चाई है। भारत कृषि प्रधान नहीं, भारत जाति प्रधान देश है जी। दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों की हम हमेशा मुखर रहे हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश की है। हम हमेशा उनकी बात को सदन से लेकर रोड सड़क तक रखने की बात के आग्रह करते हैं। इस तरह की घटनाओं में आप संलिप्त ना हो। सरकार, कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। डेवलप करने के लिए हम तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, जैसे MSME करके एक संस्था है, चलाई जा रही है। दूसरा हमारी कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स सीख के बच्चे अपने फ्यूचर को, अपने करियर को एक सही गाइडेंस कर सके, सही। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह, आप देख रहे हैं किरधा न्यूज। आज के मेरे गेस्ट हैं सुभाषपा के युवा मंच के जिला अध्यक्ष इंजीनियर जय रतन राजभर। तो आइए आज के शो चर्चा चौपाल में इनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत हो। तो नमस्कार सर, मेरे चर्चा चौपाल में आपका। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे व्यूवर्स को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप एक प्लेटफॉर्म दिया हमें अपनी बात को रखने के लिए और समाज के मुद्दों पे बात रखने के लिए। अच्छा सर, आप युवा हैं और आप पेशे से इंजीनियर भी हैं जी। तो आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुई सर? और आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग किए हैं आप ना, इंजीनियर हैं, तो आप इस राजनीतिक मंच को, एक इंजीनियर लड़का क्यों इंजीनियरिंग छोड़ के और राजनीतिक मंच को ही क्यों चुना? ओके, बड़ा शानदार आपने सवाल किया गोपाल जी, धन्यवाद आपको ऐसे सवाल जो करने के लिए। सर, मेरा बैकग्राउंड देखेंगे आप तो बेसिकली मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और ग्रामीण परिवेश में आप वहाँ से निकल के इंजीनियरिंग करना, और इंजीनियरिंग के बाद पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ ऐसा कि हमारे युवाओं के लिए किया नहीं है जिससे हम सारे युवाओं को रोजगार मिल सके। और जब आप गांव से आप बिलोंग करते हैं, गांव की समस्याओं को देखेंगे आप, तो आज भी देश के आज़ाद हुए 77-78 साल बाद भी गांव में ढंग की नाली है, सीवेज की प्रॉब्लम है, खड़ंजे भी ढंग के नहीं लगे हैं। उन जब समस्याओं को आप देखेंगे तो आपके अंदर अगर आप शिक्षा है आपके अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली आप समाज सिस्टम से बगावत कर देंगे। मैं आज नेता हूँ, इंजीनियर होते हुए आज अगर मुझे राजनीति करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम का एक दंश झेल के यहाँ आया हूँ। मेरे अंदर तकलीफ हुई जब मैं अपने गांव की परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को, मैं गांव की समस्याओं को देखता हूं। मेरे यहाँ आज भी सीवेज की जो प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ आज भी ढंग का रोड नहीं है। मैं बेसिकली अपने गांव की बात बताऊं तो मेरे गांव में 3 एक्सेस हैं एंट्री करने के, लेकिन तीनों एक्सेस में आप जाएंगे तो आज तीनों जगह खड़ंजा है, लेकिन खड़ंजा भी टूटा हुआ है लगभग 4-4 फीट। आप बाइक लेके बरसात के टाइम में बाइक लेके गांव में नहीं जा सकते। तो मतलब ग्रामीण परिवेश को आप देखते हुए थे आप नेता बने? हाँ बिल्कुल। मैं क्या समाज को, जो पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं, समाज के लड़के, क्या आप उनसे ये प्रेरणा देना चाहते हैं क्या कि वो पढ़ लिख के और एक इंजीनियर होके नेता के राह पे वो चले? नहीं, नेता का मतलब क्या, पहले नेता का मतलब आप बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि चरम सीमा पे है। बिल्कुल। देखिए, नेता का मतलब क्या, नेता का मतलब जो आप नेतृत्व कर सके। जब मैं अपने यहाँ देखा कि ऐसे जाहिल लोग पड़े हैं जो दारू मुर्गा शराब बांट के लोगों को, समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो समाज आज भी अपनी हक अधिकार को नहीं समझ पाया है। 2 वक्त की दारू मुर्गा शराब और कुछ चंद पैसों के लिए अपने बाबा साहब ने जितनी बड़ी ताकत दी थी कि आप राजा बनो, अपने वोट के अधिकार को समझो, वो बेच देते हैं। और उनके बच्चों का भविष्य ये नेता जाके सौदा कर देते हैं, उनके शिक्षा के प्रति कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने राजनीति को चुना और सिस्टम को बदलने के लिए मैंने अपने फील्ड को स्विच किया, मैंने राजनीति पॉलिटिक्स की ओर। और युवाओं के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारे लोग राजनीति में आ जाओ, राजनीति मेरे लिए कभी पैसा कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति मेरे लिए समाज को बदलने का एक जरिया है। मुझे लगा जब मैं पढ़ लिख के इस लायक बना कि मैं अपनी समस्याओं को कहने जाऊं, तो मेरी समस्या छोड़ दीजिए, मैंने देखा घर घर की ये समस्या है और सुनने वाला कोई नहीं है। फिर मैंने वहां से कदम उठाया कि मैं इस सिस्टम में घुसूंगा और सिस्टम में घुस के ये व्यवस्था को मैं बदल लूंगा। जी। अच्छा, आप युवा नेता हैं जी। तो मैं युवा नेता आप हैं, तो जो युवा हमारे नेता हैं जो विश्वविद्यालयों से निकल के और हमारे विधानसभा तक आते हैं, हमारे लोकसभा तक आते हैं, तो आपकी सुहेलदेव पार्टी भाजपा सरकार से गठबंधन की पार्टी है इस समय। तो हमारे यूनिवर्सिटी जो हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपका DU हो गया, तो यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव फिलहाल में नहीं हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मैं पूरी तरह से छात्र हित में
छात्र यूनिवर्सिटियों में चुनाव के पक्ष में हूँ, बशर्ते पिछले कुछ विगत दिनों में यूनिवर्सिटियों में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस लोकतंत्र में छात्र हित का होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे मैं एक युवा हूँ और युवाओं की बात करूँगा, यूनिवर्सिटियों में चुनाव होने चाहिए। छात्र हित के लिए बात करने के लिए छात्र नेता का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वैदिक काल में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया जी, दक्षिणा के रूप में, ऐसे भी आज भी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो गरीब कमजोर ऐसे घर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे मेहनत करके वहाँ आज भी उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी मुखर आवाज़ बनने के लिए वहाँ एक नेता का होना, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता का होना जरूरी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा हम एक लाइन ऐड करना चाहेंगे। आज लोग छात्र नेता की आड़ में कुछ ऐसे एक्टिविटी में हमारे युवा सम्मिलित हो गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ एक्शन लेना पड़ा। हम उन युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप छात्र राजनीति करिए, आप एक छात्रों को एक नई दिशा दीजिए, लेकिन कुछ गलत एक्टिविटी में ना संलिप्त हो आप। मैं आपको सबसे बड़ा मुद्दा पूछना चाहता हूँ जी बताएं। युवा नेता से, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर जयरतन राजभर का क्या सुझाव है? आप क्या सुझाव समाज में देना चाहते हैं? क्योंकि इस समय के जितने युवा हैं सारे लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में भाजपा की सरकार है और सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने के लिए बोलती है कि हम बहुत रोजगार दिए हैं, लेकिन आज के समय में रोजगार से लड़के हमारे जूझ रहे हैं समाज के। गोपाल जी, आपकी बातें सही हैं। बेरोजगारी एक चरम सीमा पे है। इसका जिम्मेदार सिर्फ आप भाजपा को ही नहीं ठहरा सकते, पूर्ववर्ती सरकारें भी कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बड़े मेट्रो सिटी की ओर, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार है, ये एक दिन की में उत्पन्न हुई समस्या है। सिर्फ भाजपा को आप दोषी नहीं दे सकते, पूर्ववर्ती सरकारें भी इसकी दोषी हैं। नहीं, मेरा मतलब मैं सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूँ। मेरा मतलब है कि ये लड़के जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, तो निवारण तो मैं कर सकता हूँ ना। अभी जिनकी सरकार है तो निवारण तो मैं गोपाल जी, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो मौजूदा सरकार इतना कर सकती है कि जो उत्पन्न हुई यह समस्या उसे कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार जो मौजूदा, हम भाजपा के साथ गठबंधन में, अलायंस में है, तो हमारी सरकार लगातार कोशिश में है कि युवाओं को, जैसे आप देख रहे हैं, एक आज़ादी के बाद से एक विस्फोटक के रूप में बिल्कुल जनसंख्या विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन दर इतना तेजी से बढ़ा, उस पर ध्यान दिया नहीं गया। तो अब हुआ ये कि हमारी युवा फौज तैयार तो हो गई, लेकिन उनको देने के लिए हमारे पास रोजगार नहीं रहा। तो हमारी मौजूदा सरकार कर रही है, उनको स्किल डेवलप करने के लिए हम तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं। जैसे MSME करके एक संस्था है, चलाई जा रही है। दूसरा हमारे कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स सीख के बच्चे अपने फ्यूचर को, अपने करियर को एक सही गाइडेंस कर सके, सही दिशा में ले जा सके। हम उनके लिए तमाम छोटे छोटे योजनाओं पे काम कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये काम चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा। अभी देखें देवरिया में आपराधिक गतिविधियां, हमारे शहर में देवरिया में आपराधिक गतिविधियां इतने चरम स्तर पे है और आपकी सरकार भी है, और आपकी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन आपके सामने अभी देवरिया में हत्या, लूट, बलात्कार केसेस आए हैं, बलिया में भी आए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लूट हत्या जो ये मामला है, आप कहीं ना कहीं सही है। लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये तो आंगन है, लेकिन यहाँ पे देख ही रहे हैं आए दिन हत्या, आए दिन मर्डर। हमारी सरकार कंटिन्यू इसमें लगी हुई है, तत्परता से जुटी है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाए। ये देखिए, जो भी लोग हैं कुछ इस तरह के जो एक्टिविटी में संलिप्त हैं, उनको हम हर अपनी एक एक्टिविटी से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम उनमें डर, भय का माहौल बनाने के लिए हम यहाँ तक कि हाफ एनकाउंटर भी करवा रहे हैं लोगों के, कि ताकि तुम सुधरो। पूर्ववर्ती सरकारों से प्रेरित जो लोग हैं, ये पूर्ववर्ती सरकारों से प्रेरित लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त हैं। हम अपने विचार से कहेंगे कि बेरोजगारी का बहुत चरम स्तर है, बेरोजगारी इतनी चरम स्तर पे है, तो बेरोजगारी चरम स्तर पे है, तो लड़के जो युवा लड़के हैं
जैसे 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, यही युवा लड़के हैं हुड़दंगाई। सबको नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-4% यही युवा लड़के हैं जो बेरोजगारी होते हुए कोई काम धंधा नहीं है, तो इसीलिए ये सब अपराध हो रहा है। हाँ देखिए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे हीरो हैं समाज के, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों को आप पढ़िए जरा। जी, हमारे समाज का युवा उनके जैसा होना चाहिए। जी, हमारे समाज का युवा अगर उनके पास आज नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आप समाज को आतंकित करने लगो, समाज में आप लूट, हत्या, बलात्कार जैसे बड़ी घटनाओं को आप अंजाम देने लगो। जी, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं इस तरह की घटनाओं में आप संलिप्त ना हो। सरकार, कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। जी, आप अपना स्वयं का एक स्टार्टअप डाल सकते हैं। आपको अपना स्टार्टअप डालने के लिए हो सकता है फाइनेंशियली दिक्कत आए, तो सरकार तमाम तरह के लोन प्रोवाइड करा रही है लोगों को, छोटे लघु उद्योग डालने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारी सरकार उनको लोन दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। तो उन युवाओं से कहेंगे एक सही गाइडेंस में चलो। हमारा देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था। हमारे देश का एक युवा कभी शिकागो में जाके वहां दहाड़ता था और अपने युवा होने का एहसास करा के आता था। और आज हमारे युवा, अब भी भाई उन्हीं के अंश हो, उन्हीं के खून हो, तो इस तरह की एक्टिविटी ना करो आप। मैं आपसे देवरिया के विकास से बात करूंगा जी। देवरिया का जो अस्पताल है, हॉस्पिटल, और देवरिया का मेडिकल कॉलेज है, आपके सामने ही है। एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में जी मरीजों को भेजा जा रहा है। ओके। और देवरिया का अस्पताल, देवरिया का शुगर मिल, चीनी, ये भाजपा सरकार कब तक देवरिया में निर्माण कराएगी? और देखिए गोपाल जी, इस बात से आप भी शायद सहमत होंगे। जी। हमारी सरकार आने के बाद हम जिसके साथ गठबंधन में, भाजपा के साथ मौजूदा हम गठबंधन में हैं, आपने कम से कम इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हम अभी सारे मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट नहीं लगा पाए हैं मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इतना तो मानते हैं ना कि हमारे सरकार आने के बाद हमने कम से कम देवरिया जैसे एक जिले में हमने एक मेडिकल कॉलेज दिया है। हाँ, मेडिकल कॉलेज दिया है हमने, वहाँ स्टाफ दिया। हॉस्पिटल देवरिया सदर हॉस्पिटल, मैं जब आपको बुलाया था पॉडकास्ट करने के लिए जी, तो पब्लिक ने हमसे यही पूछा था कि पहला क्वेश्चन ये बोलिएगा कि देवरिया का हॉस्पिटल कहाँ गया। तो देवरिया का हॉस्पिटल भाजपा सरकार कब तक यहाँ पे निर्माण कराएंगे, हमारा हॉस्पिटल कहाँ गया, ये क्वेश्चन पब्लिक से मेरे पास आया था। अच्छा सर, ये क्वेश्चन अगर पब्लिक डोमेन से है तो सरकार मौजूदा इन चीज़ों पे काम कर रही है। सदर अभी भी चल रहा है सुचारू रूप से, कहाँ कहीं शिफ्ट हुआ है? किसने ये बात कह दी कि सदर कहीं और शिफ्ट हो गया या है नहीं? आज भी मेडिकल कॉलेज के बाद जो भी अगर थोड़े से रेयर केस में ऐसे नहीं होता है, हल्का केस होता है, तो सारे डिलीवरी प्रसूति सारा केस तो वहीं देखा जा रहा है, सदर में ही देखा जाता है। मेडिकल कॉलेज इन सब चीज़ों को नहीं देखता है जी। तो कि समाज में गुमराह ना करे समाज को, समाज में कुछ किसी तरह का ऐसे सिचुएशन, पैंडेमिक ना क्रिएट करा जाए जिससे लोग बिल्कुल आतंकित हो जाए। अच्छा ये बताइए, विपक्ष के लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? बिहार की तरह यूपी में भी जातीय जनगणना हो या ना हो? देखिए, कहने के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, भारत कृषि प्रधान नहीं, भारत जाति प्रधान देश है जी। और आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़े तबके को जी आज तक उनका हक अधिकार नहीं मिल सका है। उनको उनका हक अधिकार मिल सके, उन्हें उनकी आज आधुनिक विचार, आधुनिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वे जुड़ सके, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जातियों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी शैक्षणिक, उनकी फाइनेंशियल जी, ये सारे कंडीशंस पे को देखा जाए, जज किया जाए, उसके हिसाब से फिर उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कैटेगराइज किया जाए जी। तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे हमें ये डाटा निकल के आएगा समाज से कि कौन सा समाज आज भी विकास की मुख्य धारा से बहुत कोसों दूर रह गया है जी जी। और जैसे
उबड़ खाबड़ जमीन हो, उपजाऊ जमीन और एक बंजर जमीन एक समान जैसे फसल नहीं दे सकती, ऐसे ही समाज है। समाज में कोई इंसान बहुत ऊपर चला जाए, कोई बहुत नीचे रह जाए, तो ये भी एक हम विकसित या विकासशील होने का दावा नहीं हम कर सकते। एक व्यक्ति का पैमाना उठा लेंगे, आप बहुत ऊंचा चला गया तो हम विकसित हो गए या विकासशील है, और एक बहुत नीचे रह गया तो हमारा जैसा शरीर है, हमारे शरीर में एक हाथ बहुत बड़ा हो जाए जी, पैर हमारा छोटा रह जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा विकास हो गया है। हम ये तो हमारे डिसेबिलिटी, विकलांगता की निशानी है ये। राजतंत्र में राजा का लड़का राजा बनता था, आपको ही पता है जी। अभी लोकतंत्र में जिसकी जाति जनसंख्या ज़्यादा है उसी के नेता हो रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए यूपी में देवरिया में शर्मा बिरादरी हो गई, उनकी कोई नेता नहीं है क्योंकि उनकी जात कम है। तो इस पे आप भी पिछड़ा समाज के नेता हैं, तो आप तो राजभर पार्टी बना के आगे हो गए, कोई निषाद पार्टी बनाकर आगे हो गया, लेकिन 50 जातियाँ ऐसी हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं है और वो आप ही को वोट देते हैं। तो क्या आपकी पार्टी उनको कोई सहयोग आने वाले चुनाव में करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, हमारी पार्टी को लोग बदनाम किए हैं कि सिर्फ एक राजभर समाज की पार्टी है। आइए कभी हमारे साथ हर 5 तारीख को, महीने के हर 5 तारीख को हमारा यहीं बगल में डाक बंगले पे हमारी मीटिंग होती है, वहाँ आप सर्वे कर लीजिए। वहाँ आपको टॉप से लेके बटन तक आपको हमारे दलित, पिछड़े, सवर्ण, तीनों जो समाज है, तीनों समाज के का एक इतना शानदार कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जैसे कोई गुलदस्ता सजा के रखा गया हो। तो इस तरह के आरोप जो लगाते हैं, और हम हमेशा अब दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों की हमें हमेशा मुखर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की है। हम हमेशा उनकी बात को सदन से लेके रोड, सड़क तक रखने की बात हमेशा कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है शर्मा, आपके शर्मा हो या चौरसिया जी हो या चौहान हो, जो भी अन्य बिरादरियां हैं उनकी हम बात नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। हम इक्वलिटी, राजनीतिक हकदार वो भी होंगे। हाँ बिल्कुल, आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा देखेंगे, हम समय दीजिए, आने वाले टाइम में उनको बिल्कुल जो समाज के मुख्य धारा से कट गए उनको लाके फिर से खड़ा किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। हमारी कोशिश यही है। हमारे नेताजी को आप सुनेंगे, मंत्री जी को हमेशा सदन में गोड़, खरवार, इन लोगों की जो जातियां जिनको लोग जानते नहीं है जी, जी। अभी आप बुंदेलखंड में चले जाएंगे, एक बंजारा समाज है जी, आज तक उनका कोई नेतृत्व, इतना बड़ा समाज है वो, लेकिन उनका कोई नेतृत्व करता नहीं है। हम उनमें प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाकर रखे हैं कि आप अपने समाज की समस्याओं को रखिए और समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरह एक अर्कवंशी समाज है, तमाम तरह के समाज हैं जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, जो हमारे संपर्क में है, जो हमारे पड़ोस में है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये बेचारे हैं तो आबादी में इसी देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक हैं, इनका हक अधिकार मिलना चाहिए, तो हम उनके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं। अब कोई हम पे ये आरोप लगा दे कि ये तो एक जाति विशेष की पार्टी है, तो ये गलत बात है। कभी वो शायद या तो किसी की कही हुई बातों को सुना है। अगर जिनको जानना है कि सही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किनके लिए काम करती है, तो वो कभी एक बार हमारे मीटिंग में, हमारे जो टॉप लेवल के नेता हैं उनसे कभी मुलाकात करके देखें, उनसे उनकी विचारधारा को बैठ कर देखें। हमारी जो पार्टी का स्थापना 2002 में हुआ, तो हमारे तो घोषणा पत्र में ये था कि हम जो समाज का वंचित पिछड़ा समाज है, हम उनके लिए उनकी आवाज़ बनेंगे। आज तक जो बिल्कुल अबोध रहा है, जिनका कोई आवाज़ नहीं बना है, जिनका हक अधिकार से वंचित रखा गया, लूटा गया है, उनकी हम बात करेंगे सदन में। आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में युवाओं का क्या योगदान रहेगा? देखिए, इस पे मुझे एक बात याद आती है, किसी ने, महापुरुष ने कही थी, संघर्षों की साय में, संघर्षों के साय में समाज हमारा पलता है, उस ओर जवानी चलती है जिस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो युवाओं से हम यही कहेंगे, या युवाओं के लिए 27 का चुनाव एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम देख रहे हैं, एक सुनहरा मौका होगा युवाओं को। जो युवा राजनीति में आके समाज को बदलने की चेष्टा रखते हैं, जो एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वो सब राजनीति में आके समाज को बदले। जो युवा इंजीनियर है, इंजीनियरिंग फील्ड में समाज को जाके बदल सकते हैं, वहां से बदले। ऐसा नहीं है, देखिए कोई एक पर्टिकुलर फील्ड राजनीति या कोई एक फील्ड देश के लिए काम करता है। अगर एक इंजीनियर कहीं कोई टूल्स बनाता है तो उसका यूज, उसका बेनिफिट पूरे समाज को, पूरे देश को जाता है।
एक नेता अगर जाके सदन में समाज की बात करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने समाज की बात करता है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात करता है, वो सबका प्रतिनिधित्व करता है। तो युवाओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसको जिसमें रुचि है, राजनीति में रुचि है, वेलकम है, स्वागत है आपका, आइए राजनीति में। और अब जो लगता है कि समाज में ये दिक्कतें हैं उन्हें बदलना चाहिए, आइए हम आपका वेलकम करते हैं, हमारे साथ मिलकर आइए उसे बदलते हैं। हम राजनीति में, मैं भी पेशे से इंजीनियर हूँ, डिग्री से इंजीनियर हूँ, लेकिन राजनीति में आने का मेरा मकसद यही रहा है। जब मैं देखता हूँ अपने समाज में फैली कुरीतियों को, मजबूरियों को, दिक्कतों को, तमाम तरह की लूट खसोट को, सिस्टम में बैठे उन गद्दारों को, जी, जो करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का विंडो पे आता तो है पैसा समाज के लिए, नाली खड़ंजा चक्रोट आवास पेंशन ये सब बनवाने के लिए, लेकिन वो विंडो से ओपन होता है और कागजी कार्रवाई करके सारा बंदर बांट करके मिली भगत से सारा लूट लिया जाता है। तो वो जो सरकार वहां से पैसे दे रही है उसको एक गांव के अंतिम झोपड़ी तक पहुंचाने का हमारा मकसद है कि वहां आए और जिसका जो हक है उसके झोपड़ी तक जाके मिले। धन्यवाद। आप देखते रहिए किरदा न्यूज। धन्यवाद आपको।